Hey guys, what's up? In today's video, we are going to cover up the techniques of scientific management which was given by Sir F.W. Taylor. So why we are waiting for? Come on, let's start. Here is the 4 techniques of scientific management. ये जो F.W. Taylor सर जो थे ना, वो काफी प्रो लेवल के इंजीनियर थे. मतलब क्या बोले, अब ध्यान से समझना. उन्होंने बताया कि अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन मतलब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अगर इस तरीके से अपने वर्किंग एफर्ट्स को संभाल लेगा तो उस ऑर्गेनाइजेशन की तरक्की कोई नहीं रोक सकता. मतलब सिंपल सी बात है, अगर ये 4 टेक्निक्स, कोई भी काम को करने के लिए टेक्निक्स होना चाहिए. बोलते हैं ना, हार्ड वर्क बट एज वेल एज स्मार्ट वर्क. तो बात वही है, हार्ड वर्क उन्होंने देखा लेकिन उन्होंने उस चीज को स्मार्टली वर्क में कन्वर्ट किया. और कोई भी काम को स्मार्ट वर्क करने के लिए टेक्निक्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. तो F.W. टेलर सर ने यही टेक्निक्स को बताया कि भाई आप ये 4 टेक्निक्स को फॉलो करो, आपका ऑर्गेनाइजेशन हाई ग्रोथ करेगा. तो क्या है वो टेक्निक्स? सबसे फर्स्ट है फंक्शनल फॉर्मनशिप, नंबर सेकंड है स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क, नंबर थर्ड वर्क स्टडी टेक्निक्स एंड द लास्ट वन इज डिफरेंशियल पीस वेज रेट सिस्टम. अब हम लोग इसे 1 to 1 डिस्कस करेंगे. चलो देखो भाई, जो F.W. टेलर सर थे वो हमेशा फोकस करते थे वो ऑपरेशनल लेवल ऑफ मैनेजमेंट को. तो याद रखना, केस स्टडीज का एक पार्ट है. जिस भी केस स्टडीज में ऑपरेशनल लेवल की बात आए या वर्किंग लेवल की बात आए वो होगा साइंटिफिक प्रिंसिपल. खैर वो दूर की बात है. तो वो ऑपरेशनल लेवल पे ज्यादा फोकस करते थे. उन्होंने बोला कि अगर ऑपरेशनल लेवल को किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में बूस्ट अप दिया जाए तो ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ जरूर करेगा. अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला कि ऑपरेशनल लेवल का काम क्या है. ऑपरेशनल लेवल का काम है प्लानिंग फॉर प्रोडक्शन प्रोसेस. क्या है? प्लानिंग फॉर प्रोडक्शन प्रोसेस. मतलब सिर्फ प्लान करना है कि प्रोडक्शन किस तरीके से हो और क्या क्या चीज अचीव करना है. अचीव करना है कि जो डिजायर्ड टारगेट है उसे अचीव कर लो और एक फ्लोर लेवल पे काम करो जिससे मिनिमम वेस्टेज हो. और मिनिमम वेस्टेज होगा तो क्या होगा? कॉस्ट रिडक्शन. कॉस्ट रिडक्शन होगा तो इनडायरेक्टली क्या होगा? प्रोडक्टिविटी हाई होगा. अब क्या हुआ, उन्होंने बताया कि भाई ऐसा तभी हो सकता है जब प्लानिंग को अलग करना है और उसका एग्जीक्यूशन अलग होगा. मतलब सेपरेशन ऑफ प्लानिंग एंड इट्स एग्जीक्यूशन. सोचने वाला आदमी अलग काम करेगा और उसे एग्जीक्यूट करने वाला आदमी अलग करेगा. तो बस यहीं से ही फंक्शनल फॉर्मनशिप आ गया. फंक्शनल फॉर्मनशिप है क्या? फंक्शनल फॉर्मनशिप इज एक्चुअली एक्सटेंशन ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर एंड स्पेशलाइजेशन. डिवीजन ऑफ लेबर क्या हुआ? एक प्लानिंग डिपार्टमेंट अलग हो गया और एग्जीक्यूशन डिपार्टमेंट अलग हो गया और उसे इस बेसिस में ही काम दिया जाएगा जिसके लिए वो कैपेबल है. प्लानिंग वही करेगा उसके लिए जो कैपेबल है, एग्जीक्यूशन वही करेगा जो उसके लिए कैपेबल है. क्लियर है? तो यहां पे डिवीजन ऑफ लेबर एंड स्पेशलाइजेशन का पता चलता है. अब उन्होंने क्या बोला, प्रोडक्शन होगा कहां पे? प्रोडक्शन होगा सर फैक्ट्री में. तो उन्होंने बोला कि फैक्ट्री के अंदर ये जो प्लानिंग का काम और प्रोडक्शन का काम होगा वो इंचार्ज देखेंगे, लेकिन अंडर द सुपरविजन ऑफ फैक्ट्री मैनेजर. तो हेड क्या होगा? फैक्ट्री का जो फैक्ट्री मैनेजर होगा उसे 4 जन असिस्ट करेंगे. 4 जन असिस्ट करेंगे. सबसे पहले प्लानिंग इंचार्ज, उसमें 4 जन असिस्ट करेंगे और प्रोडक्शन इंचार्ज उनको 4 जन असिस्ट करेंगे. इसलिए देखो यहां पे लिखा गया फैक्ट्री मैनेजर जो है इसे 2 पार्ट में डिवाइड किया गया. क्या क्या है? प्लानिंग इंचार्ज एंड प्रोडक्शन इंचार्ज. प्लानिंग इंचार्ज को अब 4 जन असिस्ट करेंगे और प्रोडक्शन इंचार्ज को भी 4 जन असिस्ट करेंगे. असिस्टेड बाय 4 पर्सनल, असिस्टेड बाय 4 पर्सनल. सबसे पहले प्लानिंग इंचार्ज में आओ. प्लानिंग इंचार्ज का मतलब क्या है? क्या बताया मैंने कि सिर्फ प्लानिंग सोचना है किस तरीके से काम हो, बस एग्जीक्यूशन नहीं करना. उसमें सबसे पहले याद कराओ डिसिप्लिनेरियन. डिसिप्लिनेरियन इनका काम सिर्फ ये होगा, ही और शी सीज दैट देयर इज डिसिप्लिन एट वर्क प्लेस. बहुत जरूरी है. एग्जीक्यूशन के साथ साथ डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है. तो डिसिप्लिनेरियन का काम होगा. नेक्स्ट बात करते हैं इंस्ट्रक्शन एंड कार्ड क्लर्क. इंस्ट्रक्शन एंड कार्ड क्लर्क का काम क्या होगा? ड्राफ्टिंग इंस्ट्रक्शन टू वर्कर. जो वर्कर को बोलेगा, इंस्ट्रक्ट करेगा किस तरीके से काम करना है, कैसे करना है, सब क्या है? प्लानिंग का है. नेक्स्ट बात कर लेते हैं रूट क्लर्क. रूट क्लर्क क्या है? जो
स्पेसिफाई द प्रोडक्शन रूट सो दैट प्रोडक्शन इज ऑन टाइम। वो प्रोडक्शन रूट को बताए भाई आज वहां पे करना है, यहां पे करना है, क्या होगा इससे, क्या होगा सब कुछ ऑलरेडी स्पेसिफाइड रहेगा, सब कुछ ऑलरेडी क्लियर रहेगा, वर्कर सिर्फ जाएंगे और अपना काम करेंगे, तो ये ऑलरेडी प्लान रहेगा, इससे टाइम सेव भी होगा, इसीलिए बताया गया ना प्रोडक्शन इज ऑन टाइम। एंड द लास्ट वन इज टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। सब कुछ के लिए एक हिसाब तो बनता है ना, तो वो क्या करेगा, वो यहाँ पे इसका काम है टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, हु प्रिपेयर्स टाइम एंड कॉस्ट शीट। जो टाइम एंड कॉस्ट, टाइम के बारे में भी देखिए कि कितना टाइम सेव हो रहा है, क्या कर रहे हैं ड्यूरिंग द टाइम दे हैव गिवन, एंड द कॉस्ट शीट, जिस पूरे काम में जितना कॉस्ट इन्वॉल्व हो रहा है उसे भी तो लिखना पड़ेगा, तो उसका काम कौन करेगा, ये टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। अब इसे बात कर लेते हैं, इसे याद कैसे रखा जाए। अगर मेरे स्टूडेंट हो तो देखो मैंने ऑलरेडी इसे सेट किया है, DIRT, डर्ट, या डर्टी पढ़ लो ना, क्या दिक्कत है, तो डर्टी समझ लेना कि ये किसका पार्ट होगा, ये पार्ट होगा प्लानिंग इंचार्ज, जो 4 पर्सनल है, वाई को छोड़ देना कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डर्ट याद रखना। देन मूव टू आवर नेक्स्ट इंचार्ज विच इज प्रोडक्शन इंचार्ज। प्रोडक्शन इंचार्ज कितने जन से असिस्टेड होंगे सर, 4 पर्सनल से, क्या क्या, गैंग बॉस, इंस्पेक्टर, रिपेयर बॉस एंड द लास्ट वन इज स्पीड बॉस। ये 4 जन किसे असिस्ट करेंगे, प्रोडक्शन इंचार्ज को असिस्ट करेंगे। सबसे पहला बात कर लेते हैं गैंग बॉस। गैंग बॉस का मतलब क्या है, ये क्या कहा, ये एग्जीक्यूशन ऑफ प्लानिंग हो रहा फॉर द पर्पस ऑफ प्रोडक्शन, तो क्या है गैंग बॉस, इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल एंड टूल्स। उनका काम है भाई सब कुछ, क्योंकि प्रोडक्शन काम चल रहा है तो पूरे गैंग का बॉस एक होगा जो देखेगा कि क्या अवेलेबल रिसोर्सेज है, क्या टूल्स अवेलेबल हैं जो प्रोडक्शन प्रोसेस में काम आएगा। नेक्स्ट चले आते हैं इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर का काम क्या होगा, क्या होता है भाई, इंस्पेक्टर का काम होता है सब कुछ देखना, सर्विलेंस रखना, तो यही वो काम करेगा। ही और शी सीज दैट whether the quality of output good or not। प्रोडक्शन प्रोसेस में जो आउटपुट बन रहे हैं उसे देखने का काम यही इंस्पेक्टर करेगा, यही सर्विलेंस रखेगा कि जो क्वालिटी प्रोड्यूस कर रहा है, क्योंकि अल्टीमेटली क्वालिटी मैटर्स, सो उसे देखने का काम कौन करेगा, उसे देखने का काम करेगा इंस्पेक्टर। देन द नेक्स्ट वन इज रिपेयर बॉस। रिपेयर बॉस का काम क्या है, देखो सीधी सी बात है, ये रिपेयर करेगा क्या, वो करेगा ना मशीन्स एंड टूल्स एंड मशीन जो भी है उसे रिपेयर, उसे देखेगा कि वो प्रॉपर कंडीशन में है या नहीं है, क्योंकि प्रोडक्शन प्रोसेस काम करना है अकॉर्डिंग टू प्लान, सो कीप्स द टूल्स एंड मशीन्स इन वर्किंग कंडीशन। कौन करना का करेगा, रिपेयर बॉस। द लास्ट वन इज स्पीड बॉस। स्पीड बॉस का काम क्या है, देखना है कि काम एक्यूरेटली सही टाइम में हो रहा है या नहीं हो रहा, इसमें और इसमें कंफ्यूजन नहीं करना, ये मेंटेन करेगा टाइम को, लेकिन ये देखेगा क्या, इंश्योर्स टाइमली एंड एक्यूरेट कंप्लीशन ऑफ वर्क। जो काम किया जा रहा है वो टाइमली हो रहा है कि नहीं, और टाइमली हो रहा है तो एक्यूरेसी है कि नहीं, बिकॉज देयर इज अ स्पेशलाइजेशन एंड स्पेशलाइजेशन नीड्स द परफेक्शन। ओके, सो याद हो गया कि सबसे पहला टेक्निक क्या है, सबसे पहला टेक्निक है फंक्शनल फॉर्मेनशिप। नाउ move to the next technique. The second technique of scientific management is standardization and simplification of work. देखो ये दोनों टर्म जो है ना खुद में अलग अलग मीनिंग रखते हैं, बस ये दोनों टर्म जुड़ जाता है तो एक बहुत अच्छा मीनिंग बन जाता है। स्टैंडर्डाइजेशन, स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब क्या है कि तुम जो भी काम करो वो एक अलग लेवल में होना चाहिए, और काम जिस लेवल में करो वो स्टैंडर्ड होना चाहिए। स्टैंडर्ड तभी हो सकता है कोई काम जब उसके पीछे पास्ट एनालिसिस हो। याद रखो FW टेलर ने ही बताया था ना, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। ही सपोज्ड व्हाट, वही जो हिट एंड ट्रायल मेथड है उसे अपोज करते थे, तो बात वही है। इट इज द प्रोसेस ऑफ सेटिंग स्टैंडर्ड्स फॉर एवरी बिजनेस एक्टिविटी। स्टैंडर्ड्स आर बेंचमार्क। स्टैंडर्ड्स तभी आ सकते हैं और वो एक बेंचमार्क की तरह काम करते हैं जब तुम पास्ट एनालिसिस करके उस काम को करो। नंबर 1, प्रोड्यूस प्रोडक्ट फिक्स टाइप, साइज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। एक फिक्स टाइप का प्रोडक्ट प्रोड्यूस करो,
साइजेस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स फिक्स हो, उसमें स्टैंडर्ड हो। देन स्टैब्लिश स्टैंडर्ड्स फॉर एक्सेलेंस एंड क्वालिटी इन मटेरियल, बिल्कुल सही बात है। इस तरीके से स्टैंडर्ड को स्टैब्लिश करो जिसमें एक्सेलेंस हो और तुम उस क्वालिटी ऑफ मटेरियल में फुल एक्सेलेंस लेकर के रखो। क्लियर है? नेक्स्ट, स्टैब्लिश स्टैंडर्ड्स ऑफ परफॉर्मेंस फॉर मेन एंड मशीन्स, बिल्कुल सही बात है। स्टैंडर्ड होना चाहिए अपना जो वर्कर लेवल काम कर रहा है, नॉट वर्कर लेवल ओनली, हर एक लेवल के मैनेजमेंट में जो काम कर रहे हैं उनमें स्टैंडर्ड्स होना चाहिए एंड मशीन्स में भी स्टैंडर्ड होना चाहिए, तब कहीं जाकर के वो बेंचमार्क सेट होगा। नेक्स्ट वन इज सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन की बात करते हैं, जहां स्टैंडर्डाइजेशन होगा वहां सिंप्लीफिकेशन होगा, सही सी बात है एकदम बिल्कुल। क्या है? इट एलिमिनेट्स सुपरफ्लस वैरायटी साइजेस डायमेंशन एंड डाइवर्सिटी ऑफ प्रोडक्ट। बोलते हैं एफडब्ल्यू टेलर कि तुम जो भी काम करो उसमें उतना डायमेंशंस मत रखो, लेकिन जितना भी करो उसमें परफेक्शन रखो। अगर तुम्हारे वैरायटीज ऑफ प्रोडक्ट्स है और उसमें तुम हायर स्टैंडर्ड्स अचीव नहीं कर पा रहे हो, देन उसे रिड्यूस करो, और जितना भी रिड्यूस करके तुम ला रहे हो उसमें परफेक्शन रखो। तो यही है सिंप्लीफिकेशन, कि काम स्टैंडर्ड्स के साथ सिंप्लीफिकेशन से हो तो वो एक बेंचमार्क छोड़ती है किसी भी कंपनी के। जो थर्ड टेक्निक है वो है वर्क स्टडी टेक्निक। ये रिलेट करती है सेकेंड टेक्निक को, क्योंकि स्टैंडर्डाइजेशन तभी होगा जब आपका टेक्निक अच्छा हो। तो वर्क स्टडी टेक्निक क्या बोलते हैं? बोला गया है मेथड स्टडी, मोशन स्टडी, टाइम स्टडी एंड फैटिग स्टडी, एक दूसरे से सारा इंटरलिंक्ड है। सबसे पहला बात करते हैं, कोई भी काम करने के लिए एक मेथड होता है, तो उसे हम लोग बोलते हैं मेथड स्टडी। तो मेथड स्टडी क्या बोलता है? फाइंड द बेस्ट पॉसिबल वे ऑफ डूइंग अ पर्टिकुलर जॉब। इससे पता चलता है कि तुम्हें जो भी काम करना है उसमें सबसे अच्छा जो मेथड है उसे यूज करो। बेस्ट पॉसिबल वे, अच्छा काम करने का जो तरीका उसे यूज करो, वही है तुम्हारा मेथड। क्लियर है? नेक्स्ट, मोशन स्टडी। मोशन स्टडीज क्या बोलती है? इट रिफर्स टू द स्टडी ऑफ मूवमेंट अंडरटेकन व्हाइल डूइंग अ जॉब। जो तुम काम करो, जिस मूवमेंट से तुम काम करो, आदमी का मूवमेंट जो होता है ना, वो प्रोडक्टिव होता है, अनप्रोडक्टिव होता है, इंसिडेंटल्स होते हैं। तो ये सारे मूवमेंट्स होते हैं, कब वो प्रोडक्टिव है कब वो अनप्रोडक्टिव है, इसे देखना पड़ता है, इसे सर्विलेंस करना पड़ता है। तो इससे क्या होगा, अगर आप मोशन स्टडी रखोगे तो ये कहीं ना कहीं अननेसेसरी मूवमेंट को एलिमिनेट करेगी, क्योंकि सर्विलेंस रखना बहुत जरूरी है। तो क्या है? इट एलिमिनेट्स अननेसेसरी मूवमेंट। क्लियर है ना? नेक्स्ट बात करते हैं टाइम स्टडी। इट इज द टेक्निक ऑफ डिटरमाइन स्टैंडर्ड टाइम टेकन फॉर परफॉर्मिंग अ वेल डिफाइंड जॉब। मतलब टाइम स्टडी अगर आप कर रहे हो तो यहां पे क्या देखना है, तुम्हारा कितना टाइम लग रहा है। मेथड स्टडी स्पेसिफिक मेथड था, लेकिन टाइम स्टडी जिस काम को तुम कर रहे हो वो कितना टाइम कंज्यूम कर रहा है, इसे देखने के लिए जो सुपीरियर लेवल के स्टाफ्स है मैनेजमेंट में, वो क्या करते हैं, वो सारे टेक्निक्स लगा देते हैं कि इसे देखना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल से मैं तुम्हें समझाऊं कि हमारा वर्कर लेवल को कोई टाइम सेट करना है कि आपको इतना प्रोडक्टिव लेवल में काम करना है, तो सबसे पहले वो चेक करेंगे कि पर आवर आप कितना प्रोडक्टिव हो। उस हिसाब से इनटू, अगर आप 8 आवर्स काम करते हो तो पर आवर इनटू 8, सपोज 1 घंटे में आप कोई भी काम के 12 यूनिट को प्रोड्यूस करते हो, तो 8 घंटे में आप कितना करोगे, तो इनटू करोगे तो वो आपका है टाइम। तो वही टाइम स्टडी से सेट करना पड़ता है। नेक्स्ट जो आता है वो है फैटिग स्टडी। फैटिग स्टडी का मतलब क्या है भाई, कोई भी काम करोगे थोड़ा तो रेस्ट ऑफ इंटरवल होना चाहिए। मतलब स्कूल में भी अगर करते हैं, सर लोगों की क्लास करते हैं, तो हमें भी इंटरवल्स मिलती हैं, ब्रेक्स मिलती है, छोटा हो बड़ा हो ब्रेक्स तो मिलता है। इससे क्या करते हैं, हम लोग अपने दिमाग को एनर्जाइज कर लेते हैं। तो हम ये वर्किंग लेवल में भी यही काम करना है। Fatigue study. It determines amount of frequency of rest intervals required to complete a task. एक टास्क को करने के लिए कितना रेस्ट ऑफ इंटरवल, कितना रेस्ट देना चाहिए, ये भी प्रोडक्टिव ही होगा, विदाउट गेटिंग फिजिकली एंड मेंटली टायर्ड। यही चीज है कि एक काम को करने के लिए, मतलब वर्कर से कराने के लिए, उसे भी तो जरूरत है कि थोड़ा गैप मिले, थोड़ा ब्रेक मिले, जो खुद को वो एनर्जाइज कर सके फिर से काम में आने के लिए। तो ये सारे 4 स्टडी कहीं ना कहीं वर्क स्टडी टेक्निक को बताता है। क्लियर है? टेलर सर जो थे वो क्या, उन्होंने एडवोकेट कर लिया किसके थ्रू, वर्क स्टडी के थ्रू, कि हमारा जो वर्कर है वो कितना एफिशिएंट और कितना इनएफिशिएंट है, क्योंकि उसमें बहुत सारे स्टैंडर्ड पैरामीटर्स थे। अब उसी के हिसाब से उन्होंने अपना प्रोडक्टिविटी सेट किया और इस मेथड को अप्लाई करना
अच्छा समझा। ये मेथड तब बन गया डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि उन्होंने जो पैरामीटर सेट किया, उन्होंने बोल दिया कि अगर इस लेवल से ऊपर अगर कोई काम करेगा तो उसे अच्छा रिवॉर्ड दिया जाएगा, और अगर नीचे लेवल में कोई काम करेगा तो उसके रिवॉर्ड को कम कर दिया जाएगा। तो यहीं से डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम आ गया। ये क्या बोलते हैं? अंडर दिस सिस्टम डिफरेंट वेज रेट्स आर डिटरमाइंड टू मेक पेमेंट्स टू वर्कर फॉर परफॉर्मेंस एज पर स्टैंडर्ड आउटपुट। जो पैरामीटर सेट है उसी के हिसाब से उन्हें पेमेंट किया जाएगा। above standard output and below standard output. For example, under differential piece wage rate system, वो तुम्हारे फैक्ट्री मैनेजर ने बोला कि तुम्हें 20 यूनिट पर डे, मतलब जितना 8 घंटा काम करते हो, 20 यूनिट तुम्हें करना है, और तुम्हें स्टैंडर्ड वेज जो दिया जाएगा वो 100 रुपीज दिया जाएगा। अगर ये हो गया हमारा स्टैंडर्ड सेट, पैरामीटर सेट हो गया 20 यूनिट के लिए 100 रुपीज पेमेंट की जाएगी। अगर बिलो स्टैंडर्ड लिमिट होता है, बिलो स्टैंडर्ड आउटपुट, देन मान लो 20 से कम हुआ तो तुम्हें वो 90 रुपीज का पेमेंट करेंगे, और अगर 20 से ज्यादा हुआ तो वो तुम्हें क्या करेंगे? 110 रुपीज पे करेंगे। तो यहीं से पता चल जाएगा कि मेरा वर्कर कितना एफिशिएंट है, उसकी प्रोडक्टिविटी लेवल कितनी हाई है, क्योंकि आदमी इंसेंटिव्स एंड रिवॉर्ड से ही तो पता चलता है। तो इसी के कारण ये टेक्निक एप्लीकेबल हुआ डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम के हिसाब से। क्लियर है? अब इसमें एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है मेंटल रेवोल्यूशन। मेंटल रेवोल्यूशन डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम का ही पार्ट है। ये क्या बोलता है? ये बोलता है कि वर्कर जिस तरीके से इंपॉर्टेंट है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ये वर्कर और मैनेजमेंट में जो तालमेल है, उसी में अगर कुछ भी गड़बड़ी हो जाती है तो वो हो जाता है मेंटल रेवोल्यूशन। फॉर एग्जाम्पल, अगर वर्कर पूरा अपना दिमाग, माइंडसेट पूरा लगा देता है तुम्हारे प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, तो मैनेजमेंट का भी ये काम बनता है कि जितना प्रॉफिट हुआ उसका कुछ शेयर वर्कर से भी शेयर किया जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो मेंटल रेवोल्यूशन आ जाता है। तो टेलर रिफर्ड द चेंजेस इन द माइंडसेट इज टर्म्ड एज मेंटल रेवोल्यूशन। दोनों, चाहे मैनेजमेंट का माइंडसेट चेंज हो जाए वर्कर को लेकर के, चाहे वर्कर का माइंडसेट चेंज हो जाए मैनेजमेंट को लेकर के, तो इसे हम लोग बोलते हैं मेंटल रेवोल्यूशन। फाइनली, लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, डिफरेंस बिटवीन फेयल्स एंड टेलर्स अप्रोच टू मैनेजमेंट। सबसे पहला, पर्सनालिटी। बेसिकली वो फेयल साहब क्या थे? फेयल साहब एक प्रैक्टिशनर थे। उन्होंने ऑन द जॉब ट्रेनिंग पे वो 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट दिया था, मैंने पहले बताया था। और टेलर जो थे वो एक साइंटिस्ट थे। पर्सनालिटी खत्म। कंसेप्ट क्या क्या दिया टेलर साहब ने? क्या प्रिंसिपल दिया? साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। फेयल साहब ने क्या दिया? जनरल थ्योरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट। उन्होंने जो 14 प्रिंसिपल्स को बताया वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल वाला मैनेजमेंट का था। नेक्स्ट बात करते हैं फोकस। फोकस क्या? उनका जो फोकल जोन था क्या था? फेयल का फोकल जोन जो था वो था ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे, बट टेलर साहब का था वो सिर्फ प्रोडक्टिविटी लेवल पे बात करते थे। अभी जस्ट खत्म हुआ ना कि किस तरीके से अपने प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना है, बूस्ट अप करना है, तो इस तरीके से। और जो लास्ट है पर्सपेक्टिव, उनके हिसाब से उनका जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट था, उनका पर्सपेक्टिव क्या था? फेयल जी के हिसाब से था टॉप लेवल मैनेजमेंट। उनका जो प्रिंसिपल वो मेनली अप्लाई होता था टॉप लेवल मैनेजमेंट और मिडिल लेवल मैनेजमेंट में, बट टेलर साहब ने मेनली फोकस किया ऑपरेशन लेवल मैनेजमेंट को। उन्होंने फ्लोर लेवल और ऑपरेटिंग लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे बात की, और उनका सारा थ्योरीज एंड टेक्निक्स भी इसी लेवल को बढ़ाने के लिए। क्लियर है ना? तो बस चैप्टर कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू।